Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of oral drug absorption, and now first order absorption model. We are going to discuss the first order absorption model. Systemic drug absorption after oral administration is typically modeled as a first order process. आम तौर पे और ज़्यादातर जो oral administration होती है ड्रग की और उसकी जो absorption होती है वो first order process से होती है. This fundamental pharmacokinetic model assumes फर्स्ट ऑर्डर इनपुट, यानी हम इसको फर्स्ट ऑर्डर इनपुट भी कह सकते हैं. इनपुट कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर. तो हम इस तरह से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑर्डर इनपुट अक्रॉस द गट वॉल, यानी गट वॉल के जरिए, एंड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी. और एलिमिनेशन भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस से है. तो फर्स्ट ऑर्डर इनपुट एंड फर्स्ट ऑर्डर आउटपुट, प्रोवाइडिंग ए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग्स एंटर्स एंड लीव द ब्लड स्ट्रीम. तो इसके लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ ड्रग एंटर इनटू द सिस्टम ऑफ ब्लड स्ट्रीम और फिर वहाँ से कैसे लीव यानी एलिमिनेट या एक्सक्रीट होती है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड सेज ड्रग डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. तो ड्रग डिसोल्यूशन की अगर बात करें तो ये टैबलेट है, सबसे पहले ये ब्रेक होती है और फिर ये डिसॉल्व होती है. तो रिलीज एंड डिसोल्यूशन. After oral administration, the drug is released from the product and dissolved into GI fluid. तो जो भी ड्रग orally दी जाती है, अगर टैबलेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो वो अपनी जो डोजेज फॉर्म में उसमें से ना सिर्फ रिलीज होगी, उसके बाद GI फ्लूइड में डिसॉल्व होगी. Immediately released tablets first disintegrate into fine particles before dissolution occur. यानी अगर टैबलेट जो है वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, तो वो पहले जो है टैबलेट ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होगी, फिर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी और उसके बाद जो है फिर वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, यानी उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. नाउ एब्जॉर्प्शन रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली ड्रग इन सोल्यूशन कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि ड्रग जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आए जीआई ट्रैक्ट में, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके. द डिसॉल्व ड्रग देन क्रॉस द गट वॉल थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. और गट वॉल यानी जो गट मेम्ब्रेन है उसको वो क्रॉस करती है ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के ज़रिए. यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होगा वो तेज़ी से होगा, और ड्रग की क्वांटिटी अगर डोज कम होगी तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होगा वो भी स्लो डाउन हो जाएगा. यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक या फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट के या फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के ज़रिए ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी. तो ये एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है कि पहली कंडीशन ये कि ड्रग शुड बी इन द सोल्यूशन फॉर्म, और दूसरी ये कि वो क्रॉस कर सके गट वॉल को थ्रू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक प्रोसेस. नाउ रेट ऑफ ड्रग डिसअपियरेंस, यानी जीआई ट्रैक में ड्रग जो है जब वहाँ पे आ गई, डिसॉल्व हो गई, तो वो वहाँ से डिसअपियर होगी. डिसअपियर होके कहाँ जाएगी? डेफिनेटली ब्लड में जाएगी. सो द रेट एट विच ड्रग डिसअपियर फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट follow first order kinetics described by a differential equation where Ka represents the first order absorption rate constant and F is the fraction absorbed and dGi is the amount of a drug in solution at time t. तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस टाइम पर कितनी ड्रग जीआई में मौजूद है, यानी उस टाइम पे, यानी सपोज दैट के अभी ड्रग दिए हुए 1 घंटा हुआ, 1 घंटे के बाद कितनी ड्रग अभी जीआई में मौजूद है, कितने मिलीग्राम, किस रेट से एब्जॉर्ब हो रही है, वो के ए है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या है. उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग इन जीआई कितनी बची है, और एफ क्या है, परसेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब, यानी जो भी या फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब के कितने परसेंट ड्रग जो है वो इस वक्त तक एब्जॉर्ब हो चुकी है. ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसी की इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड an expression relating drug amount to time where d naught represents the initial dose, यानी dgi differential amount of drug in GI is equal to d naught यानी initial dose कितनी दी थी, exponent minus KAT. Ka क्या है? absorption rate constant और the first order absorption rate constant, and T is the इस टाइम पर ड्रग इन GI कितनी बची हुई है, ये कितनी डोज दी थी. जैसे 500 मिलीग्राम अगर आपने डोज दी थी और ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है सपोज दैट 0.25, तो इधर 0.25 रखेंगे, एक्सपोनेंट माइनस 0.25 इधर रखा कि ड्रग 500 मिलीग्राम दी थी, एब्जॉर्ब हो रही है 0.25 पर आवर से,
यानी फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट से। तो अगर मुझे मालूम करना हो कि 10 आवर में कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी 500 से, तो वो यहाँ पे 10 रखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है और कितनी यहाँ पर अब जीआई ट्रैक्ट में बची हुई है। तो ये इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म है। सो इसी तरीके से ड्रग एलिमिनेशन एंड बॉडी कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ ड्रग चेंज इन द बॉडी रिप्रेजेंट्स द बैलेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन का जो बैलेंस होता है वो बताता है कि ड्रग की बॉडी में कितनी क्वांटिटी मौजूद है। ड्रग एलिमिनेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर मोस्ट ड्रग्स, और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो एलिमिनेशन होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जरिए होता है। डिस्क्राइब बाय रेट कांस्टेंट के, जिसको के से यानी जो कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है उससे डिस्क्राइब किया जाता है। सो द नेट रेट ऑफ चेंज इन द बॉडी इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग एंटरिंग द बॉडी यानी एब्जॉर्प्शन माइनस द रेट ऑफ द ड्रग रेट ऑफ द लीविंग, यानी DDB बाई DT यानी ड्रग इन बॉडी पर यूनिट टाइम, वो डिपेंड कर रहा है रेट इन माइनस रेट आउट। रेट इन को मैं क्या लिख सकता हूँ, FKA DGI, यानी यही चीज़ FKA DGI, ठीक है। और रेट माइनस क्या है, माइनस KDB, जो कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने फर्स्ट ऑर्डर और वन कंपार्टमेंट में किया था, DB इंटू के एलिमिनेशन के बराबर है। वो बताएगा कि एलिमिनेशन किस रेट से हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताएगा कि उस टाइम पर कितनी ड्रग बॉडी में मौजूद है। नाउ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब यानी F रेंज फ्रॉम 0 मीन्स कम्प्लीटली अनएब्जॉर्ब टू 1 मीन्स फुली एब्जॉर्ब, यानी फ्रैक्शन में अगर देखा जाए 0 मीन्स 0% एंड 1 मीन्स 100%, यानी फुली एब्जॉर्ब 100% ड्रग एब्जॉर्ब। General equation integration of this equation of the plasma concentration at any time yields Cp is equal to FKA D naught upon Vd Ka minus K exponent minus Kt minus exponent minus Ka तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो हमारे पास ये निकल कर आएगी। यानी अगर हमें किसी भी टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम हो तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस ड्रग का फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है ड्रग का, यानी वो ड्रग 100% एब्जॉर्ब होती है तो 1 लिख देंगे। अगर वो ड्रग एब्जॉर्ब होती होगी 50% तो F की जगह 0.5 आ जाएगा। उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट क्या है, यानी फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट वो Ka लिखेंगे। डोज कितनी दी थी वो लिखेंगे। Vd उस ड्रग का क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखेंगे। अगेन Ka आ गया उसका फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और उसका फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अगेन यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। अब ड्रग मैंने दी थी अभी, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ 10 ओरली दी थी और उसकी ये सारे पैरामीटर सपोज दैट मुझे मालूम है। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि 10 आवर के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग की कितनी है, तो यहाँ पे T की जगह 10 रख दूंगा। बाकी वैल्यू जैसे मैंने कहा कि हमने निकाली भी होंगी ग्राफ से या डिफरेंट पैरामीटर से, जो कि हम आगे करेंगे भी न्यूमेरिकल्स में। तो वो फिर हम वैल्यूज़ मालूम करके जो है वो हम वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, तो फिर हम ये उस टाइम पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम कर सकते होंगे। नाउ प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व और प्रोफाइल, यानी अगर हम ओरल की बात करें तो किस तरह से बनेगा। ये देखें, ये है उसका ग्राफ कि ये हमने ड्रग दी, प्लाज्मा लेवल इसका बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि पीक पर पहुँच गया। पीक पे पहुँचने के बाद इसको हमने कहा सी मैक्स या सी पीक, यानी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन या मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और जितनी देर में ये पहुँचा उसको हमने कहा टी मैक्स, यानी टाइम टू अचीव मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। उसके बाद फिर ये कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो रही है, ये एब्जॉर्प्शन फेज़ है, ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ है, ये एलिमिनेशन फेज़ है। तो ये जो है वो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व है। ए टिपिकल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व आफ्टर ओरल डोजिंग shows drug level rising to a maximum level Cmax at time Tmax and then declining as elimination exceeds the absorption। और फिर उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि अब एलिमिनेशन बढ़ गई है एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में। एंड प्रोफाइल रिफ्लेक्ट्स द डायनेमिक बैलेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। तो ये हमें एक प्रोसेस बता रहा है जिसमें बैलेंस है एब्जॉर्प्शन का और एलिमिनेशन का। तो इस डेफिनेशन वाइज सी मैक्स क्या है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव। टी मैक्स क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। नाउ डिटरमाइनिंग टी मैक्स एंड सी मैक्स। तो टी मैक्स और सी मैक्स हमें कैसे मालूम करनी है।
एट पीक कंसंट्रेशन, यानी जब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी, तो हमने यह बात की थी कि एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, जब है वो टी मैक्स पर यानी सी मैक्स अचीव होगी। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो है ग्राफ पहुँचेगा तो ये स्टैटिक कंडीशन है, ना ग्राफ नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल पे एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन बराबर हो गई। तो उसको यहाँ पर इस तरह से जाहिर किया गया कि के एक्सपोनेंट माइनस के टी प्लस के ए एक्सपोनेंट माइनस के ए टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इस वक्त ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो के इधर जो है मैं ये माइनस की वैल्यू मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ ले आता हूँ ताकि ये दोनों प्लस में हो जाए। तो यही हुआ के एक्सपोनेंट माइनस के टी इज इक्वल टू के ए एक्सपोनेंट माइनस के टी, तो ये दोनों वैल्यू प्लस में हो गए, ठीक है। सो नाउ द टाइम टू रीच दिस पीक कंसंट्रेशन यानी टी मैक्स डिपेंड ओनली ऑन द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के ए एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के इंडिपेंडेंट ऑफ डोज। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम जो टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो ओनली डिपेंडेंट है किसके, के पर और के ए पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया जो है वो नेचुरल लॉग, तो ये एल एंड के आ गया, ठीक है, और ये माइनस के टी हो गया, यानी एक्सपोनेंट खत्म हो गया, एल एन के माइनस के टी, इधर भी हो गया एल एन के ए माइनस के ए टी। एल एन वाली वैल्यू एक तरफ ले आया और ये के टी और के ए टी की वैल्यू इज इक्वल टू के एक तरफ लाने की कोशिश की। पहले तो ये देख लें, मैंने इसको जब ख़त्म किया तो ये एल एन के माइनस के टी और ये हो गया एल एन के ए माइनस के ए टी, क्योंकि एक्सपोनेंट ख़त्म हो गया एल एन लगाने से। अब उसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि ये सिचुएशन टी मैक्स की है, यानी सी मैक्स, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये टी मैक्स है, तो मैं यहाँ पर टी की जगह ये जो टी है इसको टी मैक्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये एल एन की वैल्यू एक ही तरफ ले गया और ये टी की वैल्यू जो के टी और के ए टी को एक तरफ ले गया और टी की जगह टी मैक्स लिख दिया, क्योंकि ये सिचुएशन टी मैक्स की है, ठीक है। उसके बाद टी मैक्स दोनों में से कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास बच गया के ए माइनस के, ठीक है, और ऊपर बच गया एल एन के ए माइनस के। अच्छा, एल एन के ए माइनस एल एन के अपॉन के ए माइनस के, ये टी मैक्स हो गया। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ एल एन के ए अपॉन के ए माइनस के, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉग में लिखना चाहूँ तो टी मैक्स इज इक्वल टू 2.3 इंटू लॉग के ए माइनस के ए अपॉन के ए माइनस के। तो ये दोनों फॉर्म सही हैं, ये एल एन की फॉर्म है और ये लॉग की फॉर्म है, बस यहाँ 2.3 का फैक्टर फिर मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन सही है। नाउ की इनसाइट सी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज एंड फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है, कैलकुलेशन इज नेसेसरी सिंस डायरेक्ट मेजरमेंट में मिस द ट्रू पीक ड्यू टू सैम्पलिंग टाइमिंग। तो इसके ज़रिए हम अगर हमें ड्रग का के ए और के मालूम हो जाए तो फिर हम टी मैक्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे टी मैक्स जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। क्योंकि हो सकता है अगर हम सैम्पलिंग ले रहे हो तो पता चला अब एक्चुअल सी मैक्स था उस पर हमने सैम्पल लिया ही नहीं, तो जो हमने लिया तो उस पर वो वैल्यू या तो इधर आ रही है या इधर आ रही है, कहीं और आ रही है, तो उससे जो होगा वो फिर गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी हमारी कि सी मैक्स ये है। इसलिए इससे जो है वो इस फार्मूले से भी टी मैक्स कैलकुलेट करना ज़रूरी है ताकि हम मालूम कर सकें कि क्योंकि उसी टाइम पे सी पी मैक्स मौजूद होगी जो कि एक्चुअल सी पी मैक्स होगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ये है कि इससे टी मैक्स है कि बस इसमें दो शर्त हैं कि हमें इस ड्रग की के ए की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रेट एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ये मालूम हो तो फिर हम उस ड्रग का बिल्कुल करेक्ट टी मैक्स मालूम कर सकते होंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। नाउ अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन फेज एनालिसिस की। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व सिंप्लीफाइज टू ए प्योर एलिमिनेशन फेज। अब जैसे जैसे एलिमिनेशन एब्जॉर्प्शन मुकम्मल हो जाती है तो फिर ये प्योर एलिमिनेशन फेज में स्टार्ट हो जाता है। इसको तो हम पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रग एलिमिनेट भी हो रही है और कुछ ना कुछ ड्रग जो है वो अभी भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो है वो प्योर जो है वो एलिमिनेशन फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज द एक्सपोनेंशियल एब्जॉर्प्शन टर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है उस वक्त, यानी तकरीबन तमाम की तमाम ड्रग उस लेवल पर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं।
so allowing determination of the elimination rate constant from the linear proportion of the semi-log plot। तो यहाँ पर जो ये जो इसका एंड है यानी टर्मिनल पोर्शन है, इससे हम एलिमिनेशन रेट यानी के मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अब एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो रही है। सो this simplifies equation enable straightforward calculation of the elimination rate constant from the late time plasma sample। तो इस लेवल पर हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये वाली जो वैल्यू है के ए वाली वैल्यू के ए, इसको हम एलिमिनेट करते हैं क्योंकि के ए जो है होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब के ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये ज़ीरो इंटू टी ज़ीरो हो जाएगा, और एक्सपोनेंट की पावर जब ज़ीरो होती है तो ये एक्सपोनेंट माइनस ज़ीरो वन के बराबर हो जाता है। तो वन एक्सपोनेंट यानी वन को अगर इसमें से माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है फिर वो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी, ये बचेगी, यानी ये इक्वेशन अब वहाँ पे वो यानी वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वह वैल्यू की कोई यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो इसलिए उसको ज़ीरो को हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगी, सी पी इज इक्वल टू एफ के ए डी नॉट वी डी के ए माइनस के एक्सपोनेंट माइनस के टी। तो इसलिए ये एब्जॉर्प्शन कंप्लीट, एलिमिनेशन एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एलिमिनेशन इज नाउ लीनियर। ये इक्वेशन कब अप्लाई होगी, यानी ये इक्वेशन अप्लाई होगी जब ये सिचुएशन होगी। अगर ये सिचुएशन है तो फिर हम इक्वेशन की जो होगी वो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, सीपी मालूम करने के लिए। तो ये दोनों में ये फ़र्क है, ये अपने जहन में हमें रखना है, ठीक है। नाउ graphical determination of elimination rate, converting the logarithmic form of allows the graphical determination of the elimination rate constant. Plotting the log Cp versus time yield a straight line with a slope k, providing the simple method to extract pharmacokinetic parameters from the experimental data। अच्छा, अब ये ड्रग यूं गई और ये यूं आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको वाई इसको जो है वो एक्स्ट्रापोलेट करें एलिमिनेशन को, तो इससे तो हमने के मालूम कर लिया। ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये दरअसल इक्वल है एफ डी नॉट के ए अपॉन वी डी के ए माइनस के, यानी इसका मतलब है अगर हमें वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम हो जाए तो हमें ये सारी की सारी वैल्यू एक साथ मालूम हो जाएंगी, यानी ये टोटल वैल्यू जो है वो हमें वाई इंटरसेप्ट से मालूम हो रही है, यानी ग्राफ से हमें एक साथ मालूम हो रही है, हमें अलग अलग इसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि हम के ए की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, के तो हमें मालूम ही हो जाएगा, डोज जो हमने देनी है वो हमें पता होगा कितनी डोज दिया है, वीडी आमतौर पे लिटरेचर में अवेलेबल होता है, और एफ़ की वैल्यू भी आमतौर पे लिटरेचर में अवेलेबल होती है कि ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन इस ड्रग की कितनी है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो लिटरेचर से भी हमें पता चल सकता है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट से भी ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें मालूम हो सकती है, ठीक है। तो तो ये ग्राफ भी हमें ये वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। और अगर हमने जो है वो हम इसको जो है वो और एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ये एफ के ई के ए डी नॉट अपॉन के ए माइनस के, यानी एक्सक्रीशन रेट यानी किडनी का, वो भी कंसिडर हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन डी डी बी यू बाई डी टी, दोनों में फ़र्क ये है कि ये है दरअसल प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, यानी सीपी वर्सेस टाइम। ये क्या है, ड्रग इन यूरिन पर यूनिट टाइम वर्सेस टाइम कर्व, यानी ये है बेसिकली जो यूरिन से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका 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 वाई इंटरसेप्ट है एफ के ई के डी नॉट अपॉन के ए माइनस के, और ये जो है वो दरअसल है सीपी वर्सेस टाइम के लिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए। तो एल एन सी पी इज इक्वल टू एल एन एफ के ए डी नॉट अपॉन वे डी के ए माइनस के टी, और एल एन सी पी इज इक्वल टू यानी सी पी मालूम करनी है तो ये इक्वेशन हो गई लॉग एफ के ए डी नॉट अपॉन वी डी के ए माइनस के टी अपॉन 2.3, ठीक है जनाब। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा, ये है दरअसल डी डी यू बाई डी टी अपॉन टाइम, यानी ड्रग इन यूरिन पर यूनिट टाइम, यानी रेट प्लॉट मेथड के ज़रिए जो हमने कैलकुलेट किया है, और यानी ओरल के लिए जैसा हमने IV1 कंपार्टमेंट के लिए किया था, और ये CP वर्सेस टाइम प्लॉट किया है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा DDU बाई DT, तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ड्रग एक्सक्रीशन डेटा प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एलिमिनेशन काइनेटिक्स, तो इससे भी हम मालूम कर सकते हैं जैसा कि हमने IV1 कंपार्टमेंट में किया था।
द रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन फॉलोज ए पैटर्न आइडेंटिकल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वही प्लाज्मा कंसंट्रेशन की तरह है, विथ के ई रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर रीनल एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, यानी ये के ई क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, डी डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ के ई डी नॉट अपॉन के ए माइनस के एक्सपोनेंट माइनस के टी माइनस एक्सपोनेंट माइनस के ए टी। तो हमने जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा कि ये जो है दरअसल ये इक्वेशन, ये वाली सिचुएशन इस पर अप्लाई हो रही है, जो कि नेक्स्ट इक्वेशन है। इसमें बस ज़रूरी ये है कि कलेक्ट सैम्पल्स, गैदर यूरिन एट टाइम इंटरवल्स, ठीक है, एंड कैलकुलेट रेट, डिटरमिन एवरेज एक्सक्रीशन रेट एंड प्लॉट डेटा। ये ग्राफ अगेंस्ट मिड पॉइंट टाइम, जैसा कि हमने IV1 कंपार्टमेंट किया था कि टाइम का मिड पॉइंट और डी डी ओ बाई डी टी के वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया था। इसके बाद हम कहते हैं कम्युलेटिव यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, यानी वही ARE मेथड। इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट यील्ड्स कम्युलेटिव ड्रग एक्सक्रीशन ओवर टाइम आफ्टर कंप्लीट एक्सक्रीशन, यानी जब तमाम की तमाम ड्रग एक्सक्रीड हो गई है, जो कि इनफाइनाइट टाइम है। द इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू शो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेरेंट ड्रग एक्सक्रीटेड, यानी DU इन्फिनिटी, मैक्सिमम ड्रग इनफाइनाइट टाइम तक एलिमिनेट हो चुकी है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड एंड द फ्रैक्शन एलिमिनेटेड रीनली। DDU by dt is equal to FKA KE D naught upon KA minus K exponent minus KT। log लगाया इस पे DDU by dt log FKA KE DU डॉट अपॉन KA माइनस के, ये एक्सपोनेंट ख़त्म होके माइनस KT अपॉन 2.3, क्योंकि लॉग लगाया है तो इसलिए 2.3 का फैक्टर यहाँ पर आ गया। इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करें, कैम्युलेटिव एक्सक्रीशन अकाउंट फॉर बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। D is equal to एफ के ए के ई डी नॉट अपॉन के ए माइनस के माइनस एक्सपोनेंट माइनस के ए टी अपॉन के ए माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी अपॉन के प्लस एफ के ई डी नॉट अपॉन के, ये इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म है इक्वेशन की। और मैक्सिमम एक्सक्रीशन की फॉर्म क्या है, एट इनफाइनाइट टाइम एक्सपोनेंशियल टर्म वैनिश एंड रिवीलिंग टोटल ड्रग एक्सक्रीशन डी यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एफ के ई डी नॉट अपॉन के, यानी बस ये हमें मालूम हो तो हम मालूम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम तक टोटल ड्रग कितनी एलिमिनेट हुई होगी। इसके साथ हमने ये सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।